आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 पदार्थ विज्ञान का क्रम विज्ञान। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हम क्रम का परिचय पढ़ेंगे कि वैशेषिक दर्शन ने भाप पदार्थ में क्रम की तीसरा स्थान दिया है। जो हमारे भाप पदार्थ है, यानी कि भाप पदार्थ क्या थे, जिनकी सत्ता प्रेजेंट होती है, मतलब जो प्रेजेंट जिनकी प्रेजेंस होती है, जैसे सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, समाव्य। तो वैशेषिक दर्शन ने कह रहे वैशेषिक दर्शन ने इसमें क्रम को तीसरा स्थान माना है, और चरक संहिता ने षड पदार्थ में क्रम को पांचवें स्थान माना है। देखो जो ये थे ना हमारे पास कि वैशेषिक दर्शन ने कह रहा है जो हमारे भाप पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समाव्य, तो उन्होंने कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन ने क्रम को तीसरे स्थान पर माना है, और चरक ने कुछ और माना है। चरक ने कहा माना है क्रम को पांचवें स्थान पर माना है। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है कि कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जा सकता है। जो कर्म है क्या, कर्म का मतलब होता है कोई चीज़ क्रिया या चीज़ एक्शन करना, तो द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है। कि कोई न कोई द्रव्य में कह रहा है कि द्रव्य के अंदर कर्म रहता है, तो द्रव्य जो कर्म का वो सक्रिय मतलब कह रहा है कोई चीज़ क्रिया करने वाली। तो द्रव्य कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम, कह रहे हैं कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। पहले क्या है, क्री प्लस मनीन से किर धातु में मनीन प्रत्यय लगाने से, यानी ये जो क्रि धातु है इसमें अगर मनीन प्रत्यय लगा देंगे तो कर्म शब्द बन जाएगा। और कर्म धातु का अर्थ क्या है, कार्य या कर्म, कार्य या कर्म। ठीक है। और अब कर्म शब्द की निरुक्ति देखेंगे हम। क्या है, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जो किया जाता है कर्म कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक कर्म कर रहा हूँ। तर्क संग्रह के अब कर्म के लक्षण देखते हैं। लक्षण या परिभाषा तर्क संग्रह के अनुसार क्या बोला, चलनात्मक कर्म मतलब चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। चलन रूपी मतलब जो चीज़ चलती है, जो चीज़ मूवमेंट करती है। जैसे आप खाना खाते हो तो जो आपको खाना है वो कहाँ पर जाएगा, ईसोफेगस में तो मूव करेगा, फिर उसके बाद स्टोमच में जाएगा, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का कर्म है। अब हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन के अनुसार, जो कि इसका ये श्लोक है इंपॉर्टेंट है। एक द्रव्यम आगुणम संयोग विभागम अनपेक्षम कारणम इति कर्म लक्षणम। मतलब कर्म के यहाँ पर तीन लक्षण बताए गए। पहला बताया गया एक द्रव्य, मतलब एक द्रव्य में ही रहना, मतलब जो हमारे पास कर्म है वो हर एक द्रव्य में रहता है। और अगुणम मतलब कह रहा है कि कर्म का खुद का कोई गुण नहीं होता। संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होना, मतलब संयोग विभाग में डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और फिर हम पढ़ते एक द्रव्यम क्या बताया गया है, कर्म हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जब कोई वाहन, देखो यहाँ पर क्या बताया, कर्म हर एक द्रव्य में, हर एक द्रव्य में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक द्रव्य में आश्रित रहता है। इसका कहने का मतलब है कि ये किताब है, ये भी एक द्रव्य है, इसका कर्म अलग होगा। ये एक पेंसिल है, इसका कर्म अलग होगा। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब कोई वाहन चलता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है, और यात्री में अपना कर्म अलग होता है। अतः यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे जा गिरता है। यह द्रव्य में गुण से कर्म के अलग भाव पाया जाता है। देखो कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक ड्राइवर है और ये कार वाला, ये मतलब ये कार चला रहा है, एक आदमी जो कार चला रहा है, और ये कार है। अब ये कार चल रही है, ये तेज़ी से चल रही है, और ये कार आगे जाके क्या हुई, एक पेड़ से ठुक गई। तो जो कार है वो तो एकदम से रुक गई, यानी जो कार का जो कर्म था वो तो वहाँ पर कार जो कार का जो कर्म था वो तो रुक गया। लेकिन जो कह रहा है कि इस आदमी का जो कर्म था वो थोड़ी देर बाद रुका। भाई वो एकदम से आगे जाएगा ना, तो कार का तो रुक गया, तो इसका थोड़ी देर बाद इसका थोड़ी देर बाद इसका कर्म रुकेगा, यानी थोड़ी देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा। मारते नहीं, जैसे कार ठोकी तो कार तो गलम गए, रुक गई, तो वो एकदम झटके से आगे जा गिरेगा जो कार में बैठा है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो हर एक द्रव्य है उसका कर्म अलग अलग होता है। अब क्या फिर बताया जा रहा है कि जो कर्म है सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता। उदाहरण आकाश, काल, दिशा, आत्मा आदि सर्वव्यापी द्रव्यों में कर्म नहीं होता। अगर आप देखो कर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कर्म की डेफिनेशन होती है कि किसी चीज़ का संयोग होना और विभाग होना। जैसे मान लो यहाँ से मैं इस चीज़ का संयोग विभाग कर दूँ और मेरे हाथ के साथ संयोग हो गया, तो कर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है। और सर्वव्यापी द्रव्य क्या होते हैं भाई, सर्वव्यापी द्रव्य तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे आकाश है, तो आकाश में तो कभी किसी का संयोग विभाग होगा ही नहीं, क्योंकि आकाश तो हर जगह प्रेजेंट है, तो इसलिए कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं रहता। फिर कर्म द्रव्य में आश्रित होता है, गुण में नहीं। कर्म किस में बताया गया है, कर्म द्रव्य में बताया गया है, गुण में नहीं बताया गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो इसका एग्जाम्पल बताया है, जब लाल रंग की गेंद ऊर्ध्व दिशा में फेंकी जाए, ऊर्ध्व मतलब कह रहा है ऊपर की ओर फेंकी जाए, तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं। यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता, और कहीं ना कहीं गेंद और रंग की गति में परिवर्तन होकर गेंद और रंग
पृथक हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। अंत कर्म केवल द्रव्य में होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये लाल कलर की गेंद है, तो इस लाल कलर की गेंद है, तो इसमें कह रहा है कि लाल कलर की गेंद है, तो ये एक द्रव्य है, तो इसको हम भाई कर्म किस में होता है? द्रव्य में होता है। ये एक द्रव्य है, तो ये गेंद है ना, एक द्रव्य है, तो इसको हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो मूव करेगी। अगर मान लो ये इसका जो लाल कलर होता है, ये लाल कलर मान लो, अगर ये लाल कलर होता, ये भी एक द्रव्य होता, यानी इसका भी एक कर्म होता, तो वो दोनों क्या होते? दोनों का एक अपना अपना कर्म होता है। ये जैसे लाल गेंद को ऊपर फेंका, तो लाल गेंद जो लाल गेंद जब नीचे आती तो वो एक अलग टाइम पे आती, और जो लाल गेंद का कलर है वो एक अलग टाइम पे आता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यानी कि मीन्स हम कह सकते हैं कि जो गुण का गुण में कर्म नहीं होता, केवल द्रव्य में कर्म होता है। अंत कर्म केवल द्रव्य में होता है, गुण में नहीं। अब पढ़ते हैं हम अगुणम। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से दिखाया भी गया है कि एक व्यक्ति है, जैसे ये लाल कलर की गेंद को ऊपर फेंकता है, तो अब लाल कलर क्या है? लाल कलर की जो गेंद है वो क्या है? एक द्रव्य है। तो द्रव्य में क्या होता है? कर्म होता है, कर्म होता है, तो वो क्या आएगी? यहाँ पर नीचे आ जाएगी। लेकिन जो लाल कलर है उसमें कह रहा है खुद का कोई कह रहा कर्म नहीं होता। लाल कलर क्या है? उसका गुण है, उस गुण का कह रहा खुद का कोई कर्म नहीं होता, तो वो उससे अलग नहीं होगी, तो उस द्रव्य के साथ आएगी, उस द्रव्य के साथ आएगी। यानी कि इसका खुद का कोई कर्म नहीं है, इस मतलब इसको जो गुण का खुद का कोई कर्म नहीं है, यानी गुण में कर्म नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था ना कि जो 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 हर एक द्रव्य होता है, हर एक द्रव्य का अपना अपना कर्म होता है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, इसका कर्म अलग था। ये जो कार है इसकी, यानी ये द्रव्य, दोनों द्रव्य है, तो दोनों का अलग अलग कर्म है। ये इसका जो कर्म है वो जब भी रुक गया, लेकिन जो इस व्यक्ति कर्म वो थोड़ी देर बाद रुका, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो अंत हम कह सकते हैं कि जो गुण है उसमें कर्म नहीं होता, गुण के कर्म केवल द्रव्य में होता है। जैसे एगुणम का यहाँ पर बताया, एगुणम कर्म में गुण नहीं रहता। वही बात है, जो कर्म में गुण नहीं रहता, गुण द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है। गति तेज से धीमी होती है, और तेज या धीमी होना गति रूप कर्म का गुण नहीं है, अंत या गति का लक्षण है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो जो द्रव्य है मतलब द्रव्य में कर्म होता है, गुण होता है, और जो कर्म है मतलब जो कर्म द्रव्य का गतिशील रूप होता है, और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप होता है, मतलब कोई क्रिया नहीं करता, और कर्म में गुण नहीं होता। याद रखना, कर्म में गुण नहीं होता, यही इस पॉइंट में समझा रहा है। तीसरा क्या बताया गया है? संयोग विभागेषु अनपेक्षम कारणम। हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? याद रखना, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन तो ये मानते जो संयोग और विभाग होता है कर्म का, वो कह रहा है कि डिपेंड नहीं करता किसी भी कारण पे। अनपेक्ष मतलब डिपेंड, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आचार्य गंगाधर राय है वो मानते हैं जो संयोग विभाग होता है वो किसी न किसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं इसको, संयोग विभागेषु अनपेक्षम कारणम। कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान से में ले जाता है। मतलब कर्म क्या करता है कि किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान से ले जाता है, और पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान से उसका संयोग होता है। इसी प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात कारण है। इनका कहने का मतलब है ये, जैसे ये हमारे पास कोई द्रव्य है, तो इस द्रव्य को क्या करो, मैं यहाँ से उठा लूँ, तो ये क्या हो गया, इस बुक से इसका क्या होगा? विभाग, और मेरे हाथ से क्या होगा? इसका संयोग। मेरे हाथ से क्या हो गया? इसका संयोग हो गया। तो यही है कि एक, अब यहाँ से क्या, यहाँ से एक चली गई और यहाँ आ गई, तो यही कारण है बस। जब हाथ और कलम, जैसे अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हाथ और कलम का संयोग होता है। जैसे ये मेरा हाथ है और एक कलम है, तो इनका गहरा संयोग हो रहा है, तब इस कलम का संयोग शरीर से भी होता है। अब ये जो भाई देखो, मेरे हाथ का संयोग कलम से है, अब इस कलम का संयोग किससे हो जाएगा? मेरे शरीर से हो जाएगा। मेरे शरीर से कैसे हो जाएगा? क्योंकि मेरे शरीर से क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरा हाथ भी तो मेरा शरीर का एक पार्ट है ना, और न्यूरॉन्स के थ्रू अब ये कलम मेरे दिमाग से जुड़ जाएगी। तो जब मैं दिमाग के थ्रू कुछ लिखता हूँ इससे, तो यही बोला है कि जब हाथ और कलम का संयोग होता है तब कलम का संयोग शरीर से भी होता है। या हाथ और कलम का संयोग का कारण कर्म है। देखो, जब हाथ और कलम का संयोग क्या है? कर्म है। भाई कर्म से ही तो मैं कार्य कर रहा हूँ कोई, तो हाथ और कलम का संयोग हो गया। फिर बोला परंतु शरीर और कलम का सहयोग का कारण हाथ और कलम का संयोग है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हाथ और कलम का सहयोग है उसका कारण तो कर्म है, यानी कार्य है, लेकिन जो कलम का संयोग मुझसे, मेरे शरीर से है, उसका जो कारण है वो हाथ और कलम का संयोग है। बस यही बोला जा रहा है इसमें। उसी तरह शरीर और कलम के विभाग का कारण बताया जा रहा है कि उसी तरह शरीर और कलम के विभाग का कारण कलम और हाथ का विभाग है, हाथ का
विभाग है। यहाँ हाथ और कलम का संयोग विभाग के कर्म अनपेक्ष कारण है। ये कह रहा है कि जैसे संयोग का कारण हो गया, अब जैसे मान लो कि अब मैं विवाह कर रहा हूँ, अगर हाथ और कलम का मैं विवाह कर दूँ, जैसे मेरे शरीर से कैसे विवाह होगा, जब मैं इससे हाथ से विवाह कर दूँ, भाई मेरा हाथ से विभाग हो गया तो इस चीज़ का, तो ये कलम मेरे शरीर से भी विभाग हो गया। बस यही बता रहा है, यदि हाथ शरीर का विभाग नहीं होता तो बिना शरीर के कर्म के शरीर का कलम का संयोग विभाग नहीं होता, इसलिए कर्म का अनपेक्ष कारण कहा गया है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है एग्जाम्पल कि हाथ और कलम का संयोग का कारण कर्म है, कि हाथ और जो कलम का संयोग है उसका कारण क्या है, कर्म है। और शरीर और कलम का संयोग का कारण क्या है, हाथ और कलम का संयोग है। और जब हाथ और कलम का संयोग है, मतलब कहने का मतलब है कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी पे, जो ये यहाँ और बताया जा रहा है ना कि ये अनपेक्ष कारण है, मतलब संयोग हुआ किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना यहाँ पर कारण क्या है, हाथ और कलम का संयोग है, मेरे शरीर का ही तो पार्ट है, तो इस तरह से बताया जा रहा है। देखो वैशेषिक दर्शन ने तो ये बता दिया कि संयोग विवाह किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन जो आचार्य गंगाधर राय है उन्होंने वैशेषिक दर्शन के जो अनपेक्षित कारण बताया ना कि वो संयोग विवाह किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसके मत को मानना ही नहीं। उन्होंने बोला कि कर्म अपना कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की उपेक्षा करता है, मतलब मतलब कोई भी कर्म होगा, क्रिया होगी, वो किसी न किसी पर डिपेंड करेगी। जैसे परंतु वह संयोग विभाग का समवाय कारण होता है, मतलब संयोग विभाग का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। द्रव्य अपने कार्य करने में रस जैसे द्रव्य है, भाई द्रव्य क्या करेगा, जब भी अपना कार्य करेगा, कर्म करेगा, वो क्या करेगा, द्रव्य में कार्य करने में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव में किसी की उपेक्षा करता है, मतलब इनकी तो किसी की उपेक्षा करेगा, तो वो किसी की उपेक्षा कर रहा है, यानी किसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बोला आचार्य गंगाधर राव ने कि जो जो हमारा कर्म है वो कह रहा है कि जो कर्म है संयोग विभाग है वो डिपेंड करता है, यानी जो कर्म है वो किसी न किसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चरक संहिता के अनुसार।